वालेकुम सलाम शैला साहब, माशाल्लाह मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हूँ। तो वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल 500 साल इंडिया के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। सही। आज हम अब इंडिया का टाइम है। So they are very clear in their mind कि this is India's moment and we have to be in India at this time. और जो शामुर रहमान नाज़रीन, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन आज एक बहुत बड़े सानहे से गुजरा है। वहां पर रिवायती त्यौहार ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिस पर एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद ये फेस्टिवल खून में नहा गया है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना आज बहुत परेशान से गुजर रहा है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिस पर एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद ये फेस्टिवल खून में नहा गया है। और जैसे ही बाइडेन मोदी की मुलाकात हुई, अमेरिका और भारत के बीच समझौतों की झड़ी लग गई। लड़ाकू विमानों के लिए संयुक्त रूप से भारत में इंजन बनाने के जीई के ऐतिहासिक निर्णय सहित कई सौदों की घोषणा की गई। रक्षा और वाणिज्य पर सौदों की घोषणा करते हुए अमेरिका भारत संबंधों में एक नया युग की सराहना की। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। आपके ओपनिंग रिमार्क्स में था कि जो कुछ हो रहा है वो चाइना के लिए हो रहा है। तो इंडिया भी समझता है, अमेरिका भी समझता है और चाइना भी समझता है कि अमेरिका ने सोच लिया कि थोड़े से पर चाइना के काटे जाएं। तो इसलिए इंडिया की फेवर हो रही है, इंडिया को रेड कारपेट दिया जा रहा है। फ्री में कुछ नहीं है, ये दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और अमेरिका तो वैसे ही फ्री में कुछ नहीं करता। किया गया था जो इस फहरिस्त में शामिल चीन का पहला रिवायती त्यौहार है। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब चीन अपना रिवायती त्यौहार मना रहा था, पूरी चीनी कौम जो है वो खुशियां मना रही थी, उन पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। चीन की शिमाल मगरबी शहर यिनचुआन के एक रेस्तोरां में धमाका हुआ, जिससे कम से कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं। और उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएनसांग, मार्को पोलो और कितने लोग आए वेस्ट से, जरा उनकी क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं दिखी। सर, बिल्कुल एग्जैक्ट जी। तो ये तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा ना कि अगर वो फ्री वर्ल्ड के चैंपियन है और समाज में और दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं, अगर उनका जो मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी है वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है जी। वो अफगानिस्तान में गए थे डेमोक्रेसी फैलाने, वहां पे तो तालिबान आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो सद्दाम हुसैन को डिक्टेटरशिप के नाम पे मारने गए थे और फ्री वर्ल्ड बनाने गए थे, वहां पे आईएस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पे जाकर के क्या नाम है, सीरिया वाला जो बंदा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, असद जी, बशारुल असद। तो वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि ये फ्री वर्ल्ड का अगर स्पेस कम होता चला गया और चाइना और रशिया जिस तरीके से वो क्लोज अलाई हो रहे हैं, अगर कहीं इंडिया उस तरफ चला गया पाले के, क्योंकि वेस्ट हमेशा से इंडिया को एंटेगोनाइज करता रहा है जी। इंडिया के कल्चर को, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, सबको उन्होंने डिमीन किया है, डिराइड किया है। राइट। तो वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल 500 साल इंडिया के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। सही। आज हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 प्रोजेक्टेड है कि हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सही। फकर भाई, थर्ड वर्ल्ड से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल बिग अचीवमेंट सर, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली। इन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड बनाया, इन्होंने, बल्कि एक समय तो हम सब आप एक ही हैं हम लोग सर। तो 200 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की तो ये रीजन तो सुना है कि बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं कल्चरली देख ले, फाइनेंशियली देख ले। बंगाल की मिसाल है सर, मेरे ग्रैंडफादर देते थे कि बड़े एक रिच जिसे कहते हैं एरिया हुआ करता था, दुनिया को वो पैसे दिया करता था। तो सर वो तो ये लोग कर गए, लेकिन हम एग्जैक्टली देखिए, तो ये बात वेस्ट को रियलाइज हो रही है ना। अब मैं आपको यही बात कहने लगा था कि जिन वेस्ट वालों ने हमें थर्ड वर्ल्ड लिखा, आप उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएनसांग, मार्को पोलो और कितने लोग आए वेस्ट से, जरा उनकी क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं दिखी। सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और ओईसीडी की रिपोर्ट है फकर भाई की दुनिया में 2000 साल की उन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री निकाली
हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें ओईसीडी ने बताया कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया में 1500-1600 साल तक, जब तक ये इन्वेजन और ये सब नहीं शुरू हुआ, ये दोनों कंट्री मिलके 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए बनाती है तो 55 रुपए चाइना और इंडिया मिलकर बनाते थे। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो हमको इन्होंने थर्ड वर्ल्ड बनाया अपनी जी नहीं, और इनकी एरोगेंस देखिए, ये हमें कहते थे कि हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दी है, हमने इंडिया बनाया है। ये गवर्नेंस देखिए, मतलब इसे कहते हैं कि किसी लड़की को रेप करके और बोलो कि रेप तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम रोड पे आई हुई। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो इन्होंने पहले हमें लूटा। यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि इस दुनिया में बिजनेसमैन के लिए ना कोई एनिमी है ना कोई दोस्त है। हर एक आदमी अपना आज का फायदा देखता है। मेरी और चाइना की वॉर नहीं है, मेरा डिस्प्यूट है, तुम्हारी वॉर है। देयर इज अ डिफरेंस इन वॉर एंड डिस्प्यूट। तुम्हारे वॉर में अगर तुम चाहते हो कि मैं उसमें कूदूं बिकॉज यू वांट दैट वॉर विद देम, तो बिजनेस चाहिए। ड्रैगन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, उसको भूख है बिजनेस की। बिजनेस कौन दे सकता है उसको? एक इमर्जिंग इकोनॉमी जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर मिडिल क्लास है, जहां पे बाइंग कैपेसिटी है, भी उसको क्वांटम भी तो चाहिए। दुनिया भर की तो फैक्ट्री लगा के बैठ गए ये लोग अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका ने वो खरीदना बंद कर दिया सामान सारा। ये इतनी कैपेसिटी को लेकर कहां जाएंगे? दे हैव टू हैव अ मार्केट। आपको क्या लगता है ये सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, अफ्रीका में, इंडिया के साथ जो इतनी ट्रेड की बातें कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम ऑफ ऑर्डर्स। चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद इंडिया एट द मोमेंट। है वो वीवो है, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगा भी ली हैं और बाकी भी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता लग गया कि मोदी जी का टारगेट है मेक इन इंडिया। हम अकेले चाइना के भरोसे पे कि हम बाकी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर देंगे, हम नहीं कर सकते, हमें इंडिया में जाना पड़ेगा। अभी वे अपॉर्चुनिटी भी ये हमेशा बोलते हैं कि 20 साल हमने जो फायदा लिया पूरे दुनिया का, अब इंडिया का टाइम है। So they are very clear in their mind कि this is India's moment and we have to be in India at this time। और जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, जहां पर वो चाइना से माल जो आता भी है, जो मटेरियल आते हैं, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बैन इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो चाइना को लगता है कि अगर हमें अपने आप को सस्टेन करना, बचाना है, या तो वो वियतनाम में जाएंगे या वो इंडिया में आएंगे, क्योंकि ये हार्ड पावर पे आएंगे कि मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मुझे आप क्या देते हो। उसके अंदर मोदी जी जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो दो चीजों पे कर रहे हैं। एक है, तभी जो वांगी, इनका तो पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसका स्टेटमेंट देखोगे आप हैरान रह जाओगे कि चाइनीज का फॉर्मर जो मिनिस्टर है वो ऐसी बात कर रहा है। उसने बोला कि इंडिया चाइना की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन में, ये कर ही नहीं सकते। वर्ड है, दे कैन नॉट रिप्लेस चाइना। उसने आर्मी की बात नहीं करी, उसने मिलिट्री कॉपरेशंस की बात नहीं करी, उसने सिर्फ टच किया सप्लाई चेन्स को। क्यों? चाइना ने राहुल गांधी को तो पटा लिया था 2008 में और एग्रीमेंट्स करवा लिए थे, मोदी जी से करवा के दिखाएं। आज इनकी हालत बहुत खराब है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल हिली पड़ी है। आप यहाँ पे मार्केट में जाके देखेंगे, हर दूसरी तीसरी दुकान बंद हो रही है, मॉल्स आधे से ज्यादा खाली हैं। मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं यहाँ पे, खराब है। सो अगर आप कहते हैं कि 2019 का चाइना और आज के में फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दे आर ब्रोकन इकोनॉमी एट द मोमेंट। सो मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पेस, मुझे साइबर सिक्योरिटी, मुझे क्वांटम, यू नो, ही इज टॉकिंग ऑफ दीज थिंग्स। और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था एक चाय वाला ऐसी बातें करके ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा, वो भी अमेरिका में बैठकर।